कस्बे में रहते हैं, हम गांवों से निकले और यहां तक पहुंचे। शहर में हम रहते हैं, राजधानी में, बड़े शहर में रहकर के रूमानी चश्मे से गांव को देखना अलग बात है, लेकिन गांव अब वैसे नहीं है। आप तो खैर राजनीति के लोग यहां बैठे हो, गांव की चुनौतियां और संघर्ष बड़े हैं, राजनीति बड़ी जटिल है। शहर के आदमी का मन बदला सकता है, गांव के आदमी को नहीं बदल सकते। लेकिन यहां सभी जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग बैठे हैं। गांव और शहर में दो अंतर है। एक तो गांव में जातीय कट्टरता होती है, सांप्रदायिक विद्वेष नहीं होता। शहर में जातीय कट्टरता नहीं होती, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव नहीं होता है, धर्म के नाम पर विभाजन होता है। दूसरा, गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जोरदार होता है, वो किसी की मजाक का बुरा नहीं मानता। शहर का आदमी गांठ बांध लेता है, जिंदगी भर नहीं भूलता है। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, एक आदर्श भारतीय गांव। इसमें आप कई तरह के रंग देखेंगे। राजनीति के लोग बैठे हैं, आप बुरा न माने और इसको सहजता से ले देखें। एक आदर्श भारतीय गांव। कहते हैं कि साहब हमने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। विकास ये नहीं है कि कितने लेन के एक्सप्रेस वे बने, कितने पुल बने, कितनी तेज गति वाली गाड़ियां चली, ये सुविधाएं हैं। विकास ये है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। अगर लोग लालची और बेईमान होंगे तो वो 6 लेन 8 लेन के एक्सप्रेस वे हमारे किस काम के हैं? मेरी चिंता यह है। तब आप देखें एक आदर्श भारतीय गांव। इजाजत देंगे तो एक रचना और सुना देंगे, नहीं तो अभी बाबू बंजारा जी को सुनाएंगे एक आदर्श। सुने। आप तो सुनाते नहीं वैसे। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरा मानना है कि गांव आज भी वैसे ही हैं जैसे फणीश्वर नाथ रेणु के मेलांचल में है या श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में है। वो उपन्यास कई लोगों ने पढ़े होंगे। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, जो लोग जाना चाह रहे हैं आहिस्ता से निकल जाए। मुझे मालूम है अब वही लोग बैठे हैं जो या तो मुझे सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। हाँ, थोड़ी एकाग्रता भंग होती है। एक बार तालियां बजा दे, मैं रचना शुरू करता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव किसी सेठ जी ने, चौधरी ने, पटेल साहब ने, ठाकुर साहब ने बसाते थे। अब आप व्यंग को पकड़ना। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। बढ़िया बढ़िया। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं। वाह वाह वाह। और आज की शाम इस उत्सव के माहौल में, इस मंच पर, इससे आक्रामक और तीखा व्यंग मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। बात अच्छी लगे तो मेरी बात की दाद दें, वरना मेरी हिम्मत की दाद दें। भरपूर तालियों से समर्थन करना, व्यंग देखना। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहां जरूरत है चेयरमैन साहब? यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। वाह 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 वाह। बहुत कमाल अच्छा कमाल भाई साहब, कमाल कमाल। वाह। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है
कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। ये गांव के टूरिस्ट पैलेस हैं। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। और एक शब्द का आनंद लेना, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े हैं। और सबसे मार्मिक बंद जिस समस्या का मैंने जिक्र किया, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खे जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। वाह 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 भाई साहब, वाह वाह। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो अब उठेंगी आपकी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दावे के साथ, उस देश के क्या अच्छे दिन आएंगे जहां शिक्षण संस्थानों से ज्यादा धर्मस्थल हो। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यो ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। क्या कमाल है भाई साहब। लोग अच्छा व्यंग सुनेंगे तो अच्छा व्यंग लिखा पढ़ा भी जाएगा। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। अब जो सद्भाव है गांव का, मोहब्बत, या हर धर्म के लोग बैठे होंगे, उस जिंदादिली के नाम लड़ाने वाले कुछ भी कहें, लेकिन असली चीज है मोहब्बत जिससे दुनिया चलती है। जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया।
क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को फांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियां, पूछ बैठे, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियां की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। आपकी तालियां उठनी चाहिए सांप्रदायिक सद्भाव के नाम। मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े हैं। इकबाल मियां बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए।